हेलो बच्चों। आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मिस नहीं करना। तो शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री से। थोड़ी बहुत हिस्ट्री जान लेते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया इतना एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा और किस साल में देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर ने देखा इन द ईयर 1857। किस में देखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसने देखा इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स की स्ट्राइएटेड मसल्स में। और उसने देखा इनको या ऑब्जर्व किया इनको एज ग्रैन्यूल्स। इसने सेल्स के अंदर इनको एज ग्रैन्यूल्स पाया। तो इसने कहा एक ऑर्गेनेल है, एक चीज है। कोई नाम नहीं दिया, इनका कोई नाम नहीं था, ठीक है। इसने बस ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में इंसेक्ट्स के स्ट्राइएटेड मसल सेल्स में इस चीज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, ठीक है, या आप कहो डिस्कवर किया। तो आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा सबसे पहले या माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया, सो इट वाज कॉलिकर। एंड इन विच ईयर? इट वाज इन द ईयर 1857। देन उसको नाम किसने दिया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया किसने बताया? तो 1890 में सबसे पहले आल्टमैन ने इसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया उसने? इसको नाम दिया बायोब्लास्ट। तो इसने कहा बायोब्लास्ट। किसने? आल्टमैन ने 1890 में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया से पहले क्या था बेटा? बायोब्लास्ट था। बायोब्लास्ट मींस बायो लाइफ एंड ब्लास्ट मींस लिविंग यूनिट, क्योंकि उसने देखा ये एज इंडिविजुअल लिविंग यूनिट्स है, तो दैट्स द रीजन उसने इनको बायोब्लास्ट कहा। लेकिन इनका असली नाम जो है वो कार्ल बेंडा ने दिया 1898 में। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो पड़ा है वो किसकी वजह से पड़ा है? कार्ल बेंडा की वजह से। और इसने इनको माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहा? माइटोकॉन्ड्रिया दो टर्म से बना है बेटा। माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल्स। तो इन्हीं दो टर्म्स को मिला के उसने कहा माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी थ्रेड जैसे दिखते थे, कभी कभी माइक्रोस्कोप के नीचे ये एज ग्रैन्यूल्स दिखते थे। तो ये अपनी शेप चेंज करते थे। वो शेप क्यों चेंज होती थी वो हम आगे देखेंगे। तो उसने इन्हीं दो टर्म्स को मिला के इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? देन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम हो गया, डिस्कवरी हो गई, तो इसके फंक्शंस के बारे में फिर आगे जांच होने लगी, रिसर्च होने लगी। और सबसे पहले इसका बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस है, ये किसने बताया? ये बताया ऑटो वारबर्ग ने, ठीक है। 1912 से 1920 के बीच में इसने बहुत काम किया। और वारबर्ग ने ही माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्यूलर रेस्पिरेशन के साथ लिंक किया। उसने कहा जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। फिर 1930 से 1940 के बीच में, इनफैक्ट 50s तक ये काम चलता रहा। और साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट, एक का काम नहीं है। उन्होंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर ही एटीपी सिंथेसाइज होता है। तो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ये कब पता चला? 1930s 40s में। और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का एक दूसरा नाम पड़ा पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है सेल को एटीपी से। वो एटीपी किस में बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल। और आप सब भी जब भी आप माइटोकॉन्ड्रिया सुनते हो तो आपके दिमाग में यही एक चीज आती है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि एटीपी इसी में बनती है। देन 1950s में, आप सबको पता है जब भी हम कोई ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं तो 1950s के बाद ही हमारी स्टार्ट होती है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाली स्टोरी। तो 1950s तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थे। 1950s के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए। और माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है बेटा वो 1950 के बाद ही पता चला, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के लेयर्स के बारे में, क्रिस्टी उसके उस पे लगी चीजें, वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर जो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे इन डिटेल। तो ये सारा कब पता चला? 1950 के
बाद। अब इसी हिस्ट्री से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा जो आपको याद रखनी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, जो कब दी गई बेटा? 1967 में दी। किसने दी? लिन मार्गलिस। लिन मार्गलिस ने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी। कब दी? इन 1967। तो ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडो मींस इनसाइड, सिम्बायोटिक मींस म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो ये क्या है इसको समझते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सबसे पहले ये क्या थे? ये फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया थे इस थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये फ्री लिविंग मींस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स थे। कौन से ऑर्गेनिजम्स थे बेटा? ये एरोबिक बैक्टीरिया थे। फिर एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल ने इसको, किसको? इस एरोबिक बैक्टीरिया को एनगल्फ किया। जिसको क्या कहते हैं बेटा? फैगोसाइटोसिस। आप सब ने 11th में फैगोसाइटोसिस पढ़ा है, मैंने भी फैगोसाइटोसिस पढ़ाया है। तो फैगोसाइटोसिस मीन सेल ईटिंग। तो एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल जो थी उसने फैगोसाइटोस किया। किसको किया? एक इंडिपेंडेंट लिविंग, एक एरोबिक बैक्टीरिया को। अब जब कोई भी चीज फैगोसाइटोस होती है, किसी सेल के अंदर जाती है, होता क्या है? उस सेल को किल किया जाता है। ठीक है, उस सेल को क्या किया जाता है बेटा? किल किया जाता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ? क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया था, ये ऑक्सीजन यूज करके एनर्जी बनाता था, तो यहां पे क्या हुआ? इस बैक्टीरिया को सेल ने डिस्ट्रॉय नहीं किया। फिर क्या किया? इनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनी। म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या? जो एरोबिक बैक्टीरिया है इसने ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाना स्टार्ट किया। क्या बनाना स्टार्ट किया बेटा? एरोबिक बैक्टीरिया ने एटीपी बनाया और बदले में इस सेल ने, जो ये यूकैरियोटिक सेल थी, इसने क्या किया? इसने इसको शेल्टर दिया, प्रोटेक्शन दिया, न्यूट्रिएंट्स दिए। किसको? इस बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को सेल ने अपने अंदर लिया, लेकिन इसको खाया नहीं, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसको बचा के रखा। क्या रखा? अंदर सेफ रखा। क्यों? क्योंकि सेल को लगा इससे मुझे फायदा मिलेगा। ये एक इंडिपेंडेंट एरोबिक बैक्टीरिया था तो ये एटीपी बना सकता था। एटीपी सेल को चाहिए था काम करने के लिए, और इस बैक्टीरिया को शेल्टर, प्रोटेक्शन, बहुत सारी चीजें चाहिए थी जो इसको सेल के अंदर मिली। तो इनके बीच में क्या बना? एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना। सिम्बायोटिक वही होता है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जहां पे बोथ द ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिटेड। तो यहां पे दोनों को बेनिफिट मिल रहा था। और क्योंकि ये अंदर गई पहले, ये सेल, ये बैक्टीरियल सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर गई और फिर सिम्बायोटिक रिलेशन बनी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। हम नहीं कहते हैं, असल में पहली बार किसने कहा? लिन मार्गलिस ने कहा। क्या कहा? एक एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी दी। और इसने ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए नहीं दी बेटा। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये थ्योरी है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट के लिए। ये क्लोरोप्लास्ट कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आया? एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगेन एक ऑर्गेनिज्म गया, एक बैक्टीरिया गया, लेकिन यहां पे कौन सा बैक्टीरिया गया बेटा? यहां पे एक फोटोसिंथेटिक साइनो बैक्टीरिया अंदर गया। किसके अंदर गया बेटा? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और क्या बना? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना जहां पे जो ये क्लोरोप्लास्ट है इन्होंने फूड बनाया और सेल ने अगेन शेल्टर दिया, प्रोटेक्शन दिया, ठीक है, या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए। तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट में भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना। किसके बीच में? यूकैरियोटिक सेल
प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल के बीच में प्लस फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया के बीच में। तो दोनों केस में सेम है, ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट आए, एनगल्फ किए गए और एज ऑर्गेनेलीज वो उस सेल के अंदर रहने लगे, दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हुआ और एज अ सिंगल सेल ये आगे चले या काम करने लगे। तो ये तो है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, लेकिन लिन मार्गलिस ने ये किस बेसिस पे कहा? हमारे पास कोई भी चीज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस होता है, तो कुछ एविडेंसेस है जिनके बेसिस पे ये थ्योरी एक्सेप्ट होती है। तो वो एविडेंसेस क्या है? तो क्या एविडेंसेस है इस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के लिए? कौन से एविडेंसेस है जिससे हमें प्रूव होता है कि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी सही है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो क्लोरोप्लास्ट है, वो एज इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स थे और बाद में उनको सेल ने एनगल्फ किया और वो म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहने लगे और एज ऑर्गेनेलीज काम करने लगे। तो इसका सबसे पहला एविडेंस जो है वो है प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए नहीं है, क्लोरोप्लास्ट के लिए भी है और दोनों में लगभग सेम चीजें पाई जाती है। क्या? सबसे पहले तो इनके अंदर अपना डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। देन इनके अंदर राइबोसोम्स है। कौन से राइबोसोम्स बेटा? 70S। तो बताओ मुझे 70S राइबोसोम किसके अंदर होते हैं? प्रोकैरियोट्स में होते हैं या यूकैरियोट्स में होते हैं? 70S राइबोसोम्स बेटा प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में कौन से पाए जाते हैं? 80S। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स पढ़ते हैं हम वहां पे लिखते हैं बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर फाउंड। 80S तो हमारे नॉर्मल राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, लेकिन इसके अलावा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपने राइबोसोम्स है, उसका अपना डीएनए है, डीएनए से इंफॉर्मेशन आता है और इसके अंदर के राइबोसोम्स जो है कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और इनका नेचर कैसा है बेटा? 70S। ये किससे रिजेंबल करता है? ये प्रोकैरियोट से रिजेंबल करता है, मतलब बैक्टीरिया से रिजेंबल करता है। और एक एविडेंस जो है वो ये कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डिवाइड करता है कैसे? बाइनरी फिशन से। तो बाइनरी फिशन किसका फीचर है बेटा? अगेन बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया कैसे डिवाइड करते हैं? बाइनरी फिशन से। और माइटोकॉन्ड्रिया भी फिशन से ही डिवाइड करता है, इसीलिए तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया। क्यों? कभी ये थ्रेड लाइक दिखते थे, कभी ये ग्रैन्यूल जैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिवीजन पे होते हैं और इनका शेप अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो ये डिवाइड करते हैं बाइनरी फिशन से। इनके अंदर राइबोसोम्स है, इनके अंदर अपना एक डीएनए है जो थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का है। और चौथा एविडेंस क्या है? वो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एंटीबायोटिक्स से अफेक्ट होता है। वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स जो असर डालते हैं बैक्टीरिया पे, ठीक है, उन एंटीबायोटिक्स का असर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पे भी होता है। और फिफ्थ एविडेंस क्या है? जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती है। ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। जो ये आउटर मेम्ब्रेन है बेटा ये होस्ट ओरिजिन का है, मतलब ये यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन जैसा है। लेकिन जो ये अंदर वाला मेम्ब्रेन है ये बैक्टीरिया से रिजेंबल करता है, बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन से रिजेंबल करता है, या आप कह सकते हो ये बैक्टीरियल ओरिजिन है इसका। तो जो ये मेम्ब्रेन है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, ये डबल मेम्ब्रेन है और इसका बाहर वाला मेम्ब्रेन किससे रिजेंबल करता है बेटा? ये रिजेंबल करता है होस्ट से। तो ये होस्ट ओरिजिन का है। और जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरियल ओरिजिन का है, मींस ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के जैसा रिजेंबल करता है। ऐसा क्यों? हमने क्या कहा? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में फैगोसाइटोसिस हुई। फैगोसाइटोसिस कैसे होती है? जब एक सेल अपने मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनिज्म को लेके या फूड मटेरियल कोई भी चीज को लेके फिर ये क्या होता है? ये वेजिकल बनाता है, कट के अंदर चला जाता है और इसमें भी फैगोसाइटोसिस हुई थी। इसीलिए जो ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है ये होस्ट ओरिजिन का है, ये रिजेंबल करता है इस यूकैरियोटिक सेल से, इसका नेचर यूकैरियोटिक है। लेकिन इसके अंदर जो ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का जो अपना मेम्ब्रेन है वो तो बैक्टीरियल ओरिजिन का ही होगा। और ये
एक्ट करता है एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस कि बैक्टीरिया जो है ये एंडोसिम्बायोटिक थियरी से ही अंदर आए हैं यूकैरियोटिक सेल के और यहाँ पे ही रहने लगे। तो क्या क्या एविडेंस है बेटा? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है। यूजुअली हमारे ऑर्गेनेल्स में डीएनए नहीं होता, हमारे सिर्फ दो ऑर्गेनेल्स है जिनमें डीएनए है, एक क्लोरोप्लास्ट, एक माइटोकॉन्ड्रिया। और रीजन क्या है? एंडोसिम्बायोटिक थियरी। इनमें अगेन राइबोसोम्स है जो 70s प्रोकैरियोटिक टाइप के है। देन ये डिवाइड होते हैं बाइनरी फिशन से, अफेक्ट होते हैं एंटीबायोटिक से, और इनमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसमें बाहर वाली मेम्ब्रेन होस्ट ओरिजिन की है और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरियल ओरिजिन की है, ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से रिजेंबल करती है। सो दीज आर सम ऑफ द एविडेंसेस दैट सपोर्ट द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो इस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक एरोबिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म जो एनगल्फ हुआ फैगोसाइटोसिस की, उसकी किसने? एक यूकैरियोटिक सेल ने, और वो उसके अंदर रहने लगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया सेल ने, उसको वहां पे रखा। क्यों? क्योंकि दोनों का फायदा हो रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया जो ये बैक्टीरिया था, ये यूकैरियोटिक सेल को एटीपी देने लगा और यूकैरियोटिक सेल ने इसको न्यूट्रिएंट, शेल्टर, प्रोटेक्शन सब कुछ दिया। तो इनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनी। दिस इज द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। वेरी सिंपल, राइट? और एक चीज जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखनी है बेटा, वो है मैटरनल इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनोगे। मैटरनल मीन्स माँ का, ठीक है? इनहेरिटेंस मीन्स जो हमें इनहेरिट होती है चीजें, जो फादर से, मदर से ऑफस्प्रिंग्स में आती है, दैट इज इनहेरिटेंस, ठीक है? तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड ये कौन सी चीज है, ये क्या है, इसको समझते हैं। तो मैटरनल इनहेरिटेंस मीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इनहेरिट होता है फ्रॉम मदर। आप सबको पता है जाइगोट कैसे बनता है? जब एक एग फ्यूज होता है एक स्पर्म से तो बनता है एक जाइगोट, और उसकी डिवीजन से फिर पूरा एक इंडिविजुअल बनता है, ठीक है? तो अब ये मैटरनल इनहेरिटेंस क्या है? मैटरनल इनहेरिटेंस मींस जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे मदर के इस एग से आता है, स्पर्म से नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्म जब एंटर होता है, जब ये एग के साथ फ्यूज होता है, स्पर्म की बस एक दो चीजें ही एग के अंदर जाती है। और आप सबको पता है स्पर्म कैसा होता है? स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस होता है और उसका जो मिडिल पीस होता है बेटा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्पर्म के मिडिल पीस में। क्यों? क्योंकि फ्लैजुलर मूवमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, फ्लैजुला को बीट करना है, तभी तो वो मूव करेगा, एग तक पहुंचेगा, एग को फर्टिलाइज करेगा। तो जब ये फ्यूज होता है, इसकी बेटा दो ही चीजें हैं जो एग तक पहुंचती है। वो कौन कौन सी चीज है? एक तो न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस, और सेंट्रियोल्स इसके साथ जाते हैं। सेंट्रियोल्स क्यों जाते हैं? क्योंकि जब फ्यूजन होगा स्पर्म और एग का, तब बहुत सारे डिविजन्स होने हैं, है ना? एक ऑर्गेनिज्म बनाना है तो सेल्यूलर डिविजन्स के लिए, स्पिंडल फॉर्मेशन करना है, उसके लिए सेंट्रियोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो बाकी हिस्सा है बेटा ये बाहर ही रह जाता है, इसको डिग्रेड किया जाता है, डिसइंटीग्रेट किया जाता है। जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो एक जाइगोट बना रहा है, इसको अब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाना है, लेकिन उसके अंदर फादर से सिर्फ दो चीजें जाती है, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया या बाकी जो भी चीजें प्रेजेंट है वो बेटा बाहर ही रहती है और उनको डिसइंटीग्रेट किया जाता है। तो इसीलिए हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फादर से नहीं आता, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ मदर से इनहेरिट होता है। इसी को हम मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो पैटर्नली हमारे बस दो ही चीजें इनहेरिट होती है, एक तो न्यूक्लियस और सेंट्रियोल्स। आप याद भी रख सकते हो क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पैटर्नली इनहेरिटेड चीज कौन सी है, तो वो है सेंट्रियोल्स, जो पैटर्नली मतलब फादर से इनहेरिट होती है। So only the nucleus and the centrioles fuse with egg, other components are eliminated. Clear?
तो ये तो था बेटा माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री, जिसमें आपने क्या याद रखना है, आपने याद रखना है किसको डिस्कवर किसने किया, नाम किसने दिया, किस ईयर में दिया, और मैटरनल इनहेरिटेंस क्या है, और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के एविडेंसेस क्या है। तो ये तो थे कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस। माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है बेटा? प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होती, और माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, और यूकैरियोट्स में कुछ सेल्स है जहां पे आप माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देख सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स बट प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। इट्स ऑल्सो एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसीज। किन में? मैच्योर आरबीसीज में बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा गया है, पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में एब्सेंट है। तो आप याद रखोगे हमेशा के लिए, हमारे अंदर जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, उनमें तो न्यूक्लियस भी नहीं है, उनमें कोई ऑर्गेनेल नहीं है। क्यों? क्यों? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऑक्सीजन का यूज करना, एटीपी बनाना, और आरबीसीज का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो वो तो सारा का सारा ऑक्सीजन वहीं पे यूटिलाइज करके एनर्जी जनरेट करेगा, और उसका काम वो नहीं है। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, हमारी बॉडी की हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, उसमें कोई ऑर्गेनेल भी नहीं है। किस लिए? दूसरा रीजन ये है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस बन सके हीमोग्लोबिन के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाए और हमारे हर एक टिश्यू को, हमारी हर एक सेल को ऑक्सीजन मिले। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेटा किस में एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, मैच्योर आरबीसीज में एब्सेंट होता है, और कुछ एनारोबिक यूकैरियोट्स में भी एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल जियार्डिया एंड ट्राइकोमोनास। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। क्या माइटोकॉन्ड्रिया की एक ही शेप है, एक पर्टिकुलर शेप है? नो, माइटोकॉन्ड्रिया की शेप वेरी करती है। कभी ये ग्रैन्यूल जैसा दिखेगा, कभी ये थ्रेड जैसा दिखेगा, कभी ये सिलेंड्रिकल होगा, कभी ब्रांच्ड भी होगा। तो ये डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया किस स्टेज ऑफ डिवीजन पे है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती है इसकी शेप को। तो डिफरेंट शेप्स जो माइटोकॉन्ड्रिया की है वो है रॉड शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, या फिलामेंटस। ये फिलामेंटस भी हो सकता है, लंबे धागे जैसा, थ्रेड जैसा, ठीक है। फिलामेंटस मींस थ्रेड लाइक। ये ब्रांच्ड भी हो सकता है, और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। तो इसकी डिफरेंट शेप्स है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डायनामिक ऑर्गेनेल है, इसकी शेप चेंज होती है, इसकी एक ही शेप नहीं है, ठीक है। बहुत सारी शेप्स हो सकती है। और ये डिफरेंट शेप्स क्यों है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया फिशन, फ्यूजन, इसमें दोनों चीजें होती है बेटा। इसमें फिशन भी होता है, इसमें फ्यूजन भी होता है, बहुत सारे प्रोसेसेस इसमें होते हैं, और इन्हीं प्रोसेसेस की वजह से इसकी डिफरेंट शेप्स होती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, सॉसेज शेप्ड, तो आप ये भी याद रख सकते हो, सिलेंड्रिकल, सॉसेज शेप्ड। ये आपके एनसीईआरटी के वर्ड्स है बेटा, तो मैं चाहती हूँ आप ये याद रखो, सिलेंड्रिकल, सॉसेज शेप्ड। इसके अलावा फिलामेंटस, ब्रांचेस, रॉड, ओवल, स्फेरिकल, बहुत सारे शेप्स इसके होते हैं। ब्रांच्ड भी होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखोगे, ये ब्रांच भी हो सकता है। तो ये तो था शेप के बारे में। अब बात करते हैं नंबर के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी वेरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, अब जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे ट्राइकोमोनास एनारोबिक है, ठीक है, या जियार्डिया, उनमें वो एनारोबिक है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, उनमें कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना है ये डिपेंड करता है उस सेल की एक्टिविटी पे। जिस सेल में जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी उसमें उतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। क्यों? क्योंकि उसको उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे हमारे मसल्स हमेशा काम करते रहते हैं, फॉर एग्जांपल आवर हार्ट मसल, हार्ट कभी रुकता है नहीं, तो इसको कंटिन्यूअसली एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इस वजह से हमारे मसल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया थाउजेंड्स में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली और हार्ट मसल। तो जितनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड होगी उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया
होंगे। इट इज क्वाइट अंडरस्टूड, राइट? कॉमन सेंस है, जिसमें जितना ज्यादा एनर्जी का डिमांड होगा, जिसको जितना काम करना होगा, जितना काम करना होगा उतना ही एनर्जी चाहिए, जितना एनर्जी चाहिए उतना ही ऑक्सीजन चाहिए। तो जितना एनर्जी चाहिए, जितना एनर्जी का डिमांड है, उतना ही माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी होगा। तो ये सबसे पहले तो एब्सेंट किस में है, आपने याद रखा। एब्सेंट किस में है बेटा? एब्सेंट है आरबीसीज में या ट्राइकोमोनास, हमने पहले ही डिस्कस किया। तो कुछ में ये एब्सेंट है, क्यों? क्योंकि वहां पे इनकी जरूरत नहीं है। और कुछ में ये ह्यूज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिवर है, जिसमें लगभग 1000 से 2000 तक हमारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं। कार्डियक सेल, जो हमारे हार्ट मसल्स में भी थाउजेंड्स में होता है, लेकिन जो हमारी कार्डियक मसल है बेटा, इसमें बहुत 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 ज्यादा नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि इसको बहुत काम करना है। इनफैक्ट इसका 30 to 40% साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया ही कवर करता है। किसमें? कार्डियक मसल में। और इसी तरह से जिस सेल को जितना काम करना है उसमें उतना माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा। अच्छा, लेस इन नंबर भी होता है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया लेस इन नंबर भी होते हैं, मींस बहुत कम क्वांटिटी में भी होते हैं, या आप कह सकते हो लेस क्वांटिटी में भी होते हैं। किसमें? फॉर एग्जांपल एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? बस फैट को स्टोर करना। एडिपोज टिश्यू, इसमें बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिमांड बहुत कम होती है। इसके अलावा कुछ हमारी कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स या स्टोरेज सेल्स जो भी है, जिनमें स्टोरेज होता है, क्योंकि उनमें बस स्टोरेज का काम है, जस्ट लाइक एडिपोज टिश्यू और फैट सेल्स। तो इन सब में क्या होता है बेटा? इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत कम होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया नंबर याद रखना है। एब्सेंट किन में होता है, ह्यूज नंबर में प्रेजेंट किस में होता है, और लेस नंबर में किस में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की साइज के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना होता है? इट इज 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। दिस इज रिटन इन योर एनसीईआरटी, और यू कैन से 0.5 एवरेज। ओके, एवरेज में 0.5 माइक्रोमीटर हमारा डायमीटर होता है। और लेंथ कितनी होती है? दिस वॉज डायमीटर, ठीक है? एवरेज में 0.5 माइक्रोमीटर। और लेंथ कितनी होती है? इट इज 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। सो लेंथ में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है 1 से 4 माइक्रोमीटर के बीच में। और डायमीटर इसका कितना होता है? इट इज 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, और यू कैन से ऑन एन एवरेज इट इज 0.5 माइक्रोमीटर। So these were some of the details regarding the mitochondria. Next lecture would be about the structure, the detailed structure of mitochondria. बहुत important है, I hope आप मिस नहीं करेंगे. Stay tuned. मिलते हैं next lecture में. Take good care of yourselves.